आगे देखो, अपने पाचन के अंदर दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, अमाशय। ठीक है, अमाशय। अमाशय को क्या कहा जाता है? अमाशय को कहा जाता है स्टमक। ठीक है, स्टमक कहा जाता है। पिछली क्लास में अपने ने ग्रसिका के बारे में पढ़ लिया था और ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया था, पाचन के 2 अंगों के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले अपने मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया। अब आगे अपने पास टॉपिक है कौन सा, स्टमक या अमाशय। देखो, इस प्रकार से मुख गुहा से ग्रसिका निकल के आती है। ग्रसिका की ये ओपनिंग क्या कहलाती है, गुलेट कहलाती है। ठीक है, ये जो ग्रसिका मुख गुहा के अंदर ये जो भाग खुलता है ना ग्रसिका का, ये क्या कहलाता है, गुलेट कहलाता है। मतलब इसकी ओपनिंग या ये छिद्र, और इसको कहा क्या जाता है, इसोफेगस। इसोफेगस या इसको क्या कहा जाता है, ग्रसिका कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, इस ग्रसिका में यहां पर जुड़ा होता है अपना क्या, अमाशय। ठीक है, यहां पर जुड़ा होता है अपना अमाशय। अमाशय का आकार देखो किस प्रकार से, इंग्लिश का एक अल्फाबेट बनता है। आकार, आकार कैसा दिखाई देता है, जे आकार का दिखाई देता है। याद रखना, कैसे आकार का, जे आकार का। और इसके बाद में कैसी संरचना है, पेशीय थैलीनुमा। पेशीय थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। पेशीय थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। कौन सा, अमाशय। देखो ध्यान से, अमाशय इस प्रकार से आगे की ओर, यहां से अमाशय आगे की ओर किसमें खुलता है, छोटी आंत में। देखो ध्यान से कि अब इस अमाशय में, इस अमाशय के आपको भाग देंगे, भाग दिखाई देंगे टोटल कितने, 3। देखो, सबसे पहले तो एक तो ग्रसिका यहां पर खत्म होती है, और ग्रसिका यहां पर खत्म होती है तो अमाशय का ये जो इतना भाग है ना, ये कहलाता है कार्डियक। ठीक है ना, कार्डियक। कार्डियक के बाद में अमाशय का ये जो इतना भाग है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फंडस। ठीक है, और इसके बाद में इस भाग को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, पाइलोरिक या बॉडी। अब देखो ध्यान से, कार्डियक भाग किससे जुड़ा होता है, इसोफेगस से, और फंडस भाग किससे जुड़ा होता है, ये यहां पर कौन सी आंत शुरू होगी, यहां से, छोटी आंत। ठीक है ना, और छोटी आंत का ये भाग कौन सा है, ये भाग है ड्यूडिनम। ये भाग है ड्यूडिनम। ठीक है ना, ड्यूडिनम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, इस इसोफेगस और इस अमाशय के बीच में यहां पर एक छोटी सी होती है स्फिक्टर। स्फिक्टर का मतलब होता है अवरोधनी। अवरोधनी, स्फिक्टर। स्फिक्टर का मतलब क्या होता है, अवरोधनी। अवरोधनी, इस अवरोधनी का काम क्या है, इस अवरोधनी का काम ये है कि जब वो पूरा भोजन इस इसोफेगस से अमाशय के अंदर चला आएगा, तो अमाशय के अंदर आने पर जब इस अमाशय के अंदर भोजन का पाचन होगा, ठीक है ना, भोजन का पाचन होगा, तो भोजन के पाचन में क्या होगा कि भोजन ऊपर ना जा सके वापस, इसलिए ये कार्डियक अवरोधनी, जो पूरा भोजन अमाशय के अंदर आ जाता है तो ये बंद हो जाती है। ठीक है ना, स्फिक्टर या इसको कार्डियक अवरोधनी कहा जाता है। आगे बात समझे, कार्डियक स्फिक्टर या कार्डियक अवरोधनी आप इसको बोल सकते हो। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, जब भोजन इस अमाशय के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा, तो इधर एक और स्फिक्टर पाई जाएगी, और इस एक और स्फिक्टर का नाम होगा पाइलोरिक स्फिक्टर। ठीक है ना, पाइलोरिक स्फिक्टर। और इस स्फिक्टर को क्या कहा जाता है, इस स्फिक्टर को कहा जाता है पाइलोरिक अवरोधनी। आगे बात समझे। अब क्वेश्चन आता है कि कार्डियक अवरोधनी या कार्डियक स्फिक्टर किस किस के बीच में पाई जाती है, इसोफेगस और किसके बीच में, अमाशय के बीच में। पाइलोरिक स्फिक्टर या पाइलोरिक अवरोधनी किस किस के बीच में पाई जाती है, छोटी आंत है और अमाशय के बीच में। आगे बात में जब क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसी स्फिक्टर या ऐसी अवरोधनी का नाम बताइए जो भोजन को इसोफेगस में जाने से रोकती है, कौन सी, कार्डियक स्फिक्टर। और ऐसी स्फिक्टर जो भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकती है, क्या क्या कहलाएगी, पाइलोरिक स्फिक्टर। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में इस अमाशय के अंदर आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। देखो ध्यान से देखना, इस अमाशय के अंदर अभी जो टॉपिक कराया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस अमाशय के अंदर यहां पर 3-4 चीजें जो है ना वो बनती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, देखो ध्यान से। एक तो यहां पर एसिड बनता है, कौन सा एसिड है, HCl एसिड। और इस HCl एसिड का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच कितनी होती है, 1.2 से कितनी होती है, 1.5। मतलब हाईली एसिडिक होता है, ये उच्च अम्लीय। ठीक है, हाईलिक एसिड होने के कारण कभी भी जो मान लीजिए इसको बाहर निकालकर अपनी बॉडी पर डाला जाता है ना, तो ये इतना ज्यादा इसकी सांद्रता होती है कि ये बॉडी की चमड़ी को छान देता है। आगे बात समझे। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात आपके अमाशय में बनेगा म्यूकस, और म्यूकस को कहा जाता है श्लेष्मा। ठीक है, देखो ध्यान से, इस म्यूकस में यहां पर जैसे मान लीजिए कि अमाशय में जो HCl एसिड बनता है ना, वो एक कोशिका से बनता है, वो एक सेल से बनता है। मतलब ये HCl एसिड एक सेल से, एक कोशिका से बनेगा, और वो कोशिका इसमें बीच बीच में पाई जाएगी पाइलोरिक पार्ट की। और ये जो सेल है ना, ये कहलाती है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल। आगे बात समझे, जब ऑक्जेंटिक कोशिका यहां पर HCl एसिड बाहर निकाल देगी, तो ये क्या काम करेगा, ये जो म्यूकस है ना, म्यूकस की श्लेष्मा की परत है, ये इस प्रकार से इस अमाशय को चारों ओर से ढक लेगी, इस प्रकार से। आगे बात समझे, जब इसको इस प्रकार से चारों ओर ढक लेगी ना, तो होगा क्या
कि जब HCl एसिड बनेगा तो कभी भी अमाशय की दीवारों से नहीं टकराएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए श्लेष्मा नहीं बनती है तो अमाशय की दीवारों से टकराएगा, और अमाशय की दीवारों से टकराएगा तो अपनी दीवारों को क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या होता है, पेप्सिन, ठीक है ना। P फॉर पेप्सिन और P फॉर क्या आता है, प्रोटीन। मतलब अमाशय के अंदर किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। आगे बात समझे। इसके बाद में अमाशय के अंदर आपको एक और याद रखना है, छोटे बच्चों के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है रेनिन, ठीक है ना। क्या नाम होता है, रेनिन। रेनिन क्या काम करता है कि आपका जो मिल्क होता है, मतलब जो दूध होता है ना, उस दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, कौन सी, केसिन प्रोटीन, और केसिन प्रोटीन के ऊपर ये काम करता है रेनिन। रेनिन जब काम करेगा ना तो इसको कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम पैराकेसिनेट में, ठीक है ना, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, और ये एक दही के जैसा पदार्थ होता है, याद रखना, ठीक है ना, दही के जैसा पदार्थ। आगे बात समझे, दही के जैसा पदार्थ। देखो ध्यान से, क्या अपने ने यहां तक टॉपिक पढ़ा है कि ग्रसिका और इसके बाद में अमाशय के बीच में कौन सी अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच की अवरोधनी पाइलोरिक अवरोधनी। कौन सा एसिड बनता है, HCl एसिड। पीएच कितनी होती है, 1.2 से 1.5, मतलब अमाशय की नेचर या प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसके बाद में अमाशय के अंदर क्या बनेगा, म्यूकस या श्लेष्मा। एंजाइम कौन सा, पेप्सिन, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। दूसरा एंजाइम कौन सा, रेनिन, छोटे बच्चों के अंदर किसका, मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन होती है जिसके ऊपर ये काम करेगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट में उसे बदल देगा, जो दही के जैसा पदार्थ होता है। अमाशय के अंदर जो कोशिका उपस्थित होती है उसका नाम है ऑक्जेंटिक कोशिका, जो किसका स्त्रावण करती है, HCl अम्ल का। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में कई बार क्या होता है कि कई बार जी मान लो कहते डाइजेस्ट जो फास्ट फूड है वो बहुत ज्यादा खा लियो, ठीक है, या मान लीजिए कि आपने भोजन है वो बहुत ही ज्यादा कर लिया, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके अमाशय के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपके यहां पर मैं नहीं कहता हूं अलग से, आपके अमाशय के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, HCl अम्ल की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और HCl अम्ल की मात्रा बढ़ने से किसकी मात्रा कम हो जाती है, म्यूकस। मतलब इसके चारों ओर ये जो परत बना रहा है ना म्यूकस, इसकी मात्रा तो कम हो जाएगी और किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, HCl अम्ल की। जब HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, आगे बात समझे, तो ये अमाशय अपनी ही दीवारों को, यहाँ पर जो कोशिकाएं है ना, इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इनको जलाने लग जाता है, इन सेल को नष्ट करने लग जाता है। और जब इनको ये नष्ट करता है, ठीक है ना, तो अपने अमाशय के अंदर क्या होती है, जलन होती है। आगे बात समझे, जलन होती है, ठीक है। तो कई बार फिर सुने भी होगी करे, आगे बात समझना, क्या पेट में बड़क सी लाग रही है, ठीक है, तो पेट में बड़क सी लाग रही है, वो जलन हो रही है, कौन सी, किसके कारण हो रही है, क्योंकि HCl अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, किसकी मात्रा कम हो गई है, म्यूकस की। आगे बात समझे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी एसिडिटी 10वीं की NCERT में बिल्कुल साफ लिखा है, एसिडिटी आपके अमाशय में क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी अम्लता बढ़ जाती है। आगे बात समझे, क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके उपचार में क्या दिया जाता है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ी है तो क्षार देना पड़ेगा भैया। आगे बात समझे, क्योंकि दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो क्षार यहां पर होता है MgOH की होल ट्वाइस, या इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा 2-3 औषधियां और हैं जो आप मेडिकल से लेके आते हो, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, इनो हो गई, यूनो एसिड हो गया, ठीक है ना। ये कुछ छोटी छोटी पुड़िया आती है जो क्षारों की बनी होती है, और ये अम्लता की मात्रा को क्या कर देती है, कम कर देती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो HCl अम्ल बढ़ गया, म्यूकस कम हो गया, इसको क्या कहा जाता है, अम्लता। और अम्लता होने पर उपचार किससे किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। और इसके बाद में दूसरा कौन सा, इनो या यूनो एसिड, जिसका उपचार किसमें किया जाता है, अम्लता या एसिडिटी के अंदर किया जाता है। आगे बात समझे, ये याद रखना कि आपके अमाशय के अंदर विटामिन का अवशोषण होता है, आपके अमाशय के अंदर एल्कोहल का भी अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो ये आपके एक छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, अमाशय। अमाशय के बाद में अब दूसरा टॉपिक देखिए, अमाशय के बाद में दूसरा टॉपिक अपने पास आ जाता है, कौन सा, छोटी आंत। छोटी आंत को कहा जाता है कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ मैंने आपको पहली क्लास में बताई दी थी, कितनी होती है, 6 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से ग्रसिका, ये ओपनिंग बुलेट, ये अपना आ गया अमाशय का ये कार्डियक भाग, और यहां से क्या शुरू हो जाती है, आपकी छोटी आंत। इस छोटी आंत के नीचे यहां पर जुड़ी होती है कौन सी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से। और बड़ी आंत के बाद में इस प्रकार से बड़ी आंत नीचे की ओर खुल जाती है, इस प्रकार से पूरी की पूरी। आगे बात समझे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इस प्रकार से छोटी आंत, और छोटी आंत के पार्ट होते हैं टोटल कितने, 3। इस प्रकार से इसके अंदर अंतर्वलन हो जाते हैं, मतलब ये इस प्रकार से इसके अंदर छोटी आंत के, बड़ी आंत के अंदर फैल जाती है। आगे बात समझे, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां पर आकर जुड़ जाती है।
ये जो पार्ट सबसे पहला जो स्टमक के साथ में छोटी आंत का जुड़ा हुआ है, यहां से क्या स्टार्ट होगी आपकी छोटी आंत, इसको क्षुद्रांतर स्मॉल इंटेस्टाइन या आहार नाल का सबसे बड़ा भाग बोला जाता है। छोटे आंत का ये जो सबसे पहला पार्ट जो अमाशय के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखना इसे कहा जाता है ड्यूडिनम, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, ड्यूडिनम कहा जाता है, ड्यूडिनम, ठीक है। और ड्यूडिनम के बाद में दूसरा पार्ट आ जाता है कौन सा, जेजुनम, ठीक है ना, ड्यूडिनम और दूसरा कौन सा, जेजुनम, और जेजुनम के बाद में तीसरा आ जाता है कौन सा, ड्यूडिनम, जेजुनम और इसके बाद में इलियम, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ना जो बड़ी आंत के साथ जुड़ा है, इसे क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है, इलियम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, इसके बाद में यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। यहां पर जो आपके स्टमक के साथ में यहां पर जो पार्ट जुड़ा होगा ना, इस प्रकार से पत्ती के जैसी संरचना, इसे क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है, ठीक है ना, अग्नाशय। और अग्नाशय को क्या कहा जाता है, पैंक्रियाज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा भाग और जुड़ा होगा, इस छोटी आंत के साथ में जुड़े होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और इस छोटी आंत के साथ में ये जो भाग जुड़ा होता है ना, इसे कहा जाता है लीवर, आपका यकृत। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, अपने एक एक पार्ट बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने भाग पढ़ते हैं कौन सा, लीवर। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका लीवर। जैसे मान लीजिए ये आपकी थी छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में ये यहां पर जुड़ा होता है आपका लीवर। लीवर इस प्रकार से, एक तो ये लोग हो गया, दूसरा ये लोग हो गया, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर आपका क्या जुड़ा होता है, अग्नाशय, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है आपका लीवर। लीवर को कहा जाता है यकृत। इस यकृत के अंदर इसे कहा जाता है गोल ब्लैडर, ठीक है, गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर को क्या कहा जाता है, पित्ताशय। इस लीवर के दो भाग है भैया, ठीक है, एक तो ये दायां और दूसरा ये कौन सा, छोटा सा बायां, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले लीवर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है आपके शरीर के अंदर। सबसे पहले लीवर शरीर की, मैं लिख देता हूं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। इसके बाद में वजन होता है कितना, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। इतनी बात समझ आ गई। आपके शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थ। और उन हानिकारक पदार्थों को क्या कहा जाता है, एक तो होता है अमोनिया, याद रखना, अमोनिया बदलती है आपके शरीर में किसमें, यूरिक अम्ल में। और यूरिक अम्ल किसमें बदलता है, यूरिया। कुल मिला के कहने की बात यह कि आपके शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बनता कौन सा है, यूरिया। ये भी आपके शरीर में कहां पर बनता है, लीवर के अंदर बनता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। और ये एक छोटे से साइकिल के थ्रू बनता है, और इसको ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना, ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम होता है क्रैब हैंसलिट साइकिल, ठीक है ना, क्रैब हैंसलिट साइकिल। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, इतनी बात समझ आ गई, पुनरुद्भवन की क्षमता। अब इसके बाद में कुछ मात्रा में यहां पर क्या टूटती है, कुछ मात्रा में आरबीसी नष्ट होती है, आरबीसी नष्ट होती है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में विटामिन का अवशोषण, आगे बात समझे। और इसके बाद में दूसरा है यहां पर कि भोज्य पदार्थ का संचय, भोज्य पदार्थ का संचय। और भोज्य पदार्थ कौन सा, एक तो कौन सा, एक ही है, कौन सा, ग्लूकोज। आगे बात समझे, देखो ध्यान से, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होता है अपना इस साइड, ठीक है ना, इस साइड, सॉरी आगे बात समझे, लीवर होता है अपना किस साइड, इस साइड। यहां पर अपना क्या होता है, लीवर। नीचे वाला लोब कौन सा, दायां भाग जो होता है ना वो बड़ा, और ऊपर वाला जो यहाँ पे टच करता है वो कौन सा होता है, छोटा। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वजन होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है, यहां से क्वेश्चन पक्के बनते हैं। देखो लीवर के अंदर छोटे छोटे पाउच पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पित्ताशय या गोल ब्लैडर। और इसके अंदर कौन सा रस बनता है, पित्तरस बनता है, ठीक है ना। पित्तरस क्या काम करता है, इसका एक काम होता है वसा का इमल्सीकरण, ठीक है ना, वसा का इमल्सीकरण, या इमल्सीकरण को दूसरा नाम क्या होता है, पाइसीकरण। आगे बात सुन, इंग्लिश में फैट ऑफ इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वसा का पाइसीकरण कैसे, कि आप जो भी घी दूध तेल खाते हैं उसमें वसा है वो बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में या गोलिकाओं के रूप में होती है। तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है,
आगे बात समझे। तो वसा का पाचन आसानी से आपके शरीर में होता नहीं है, तो उनको उन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदलना होता है। और ये कार्य करता कौन है? आपका पितरस करता है, जिसको क्या कहा जाता है? वसा का इमल्सीकरण या पाइशीकरण। आगे बात समझे। दूसरी बात, वजन कितना? 1.2 से 1.5 किलोग्राम। अब इसके बाद में आपके शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बनते हैं। सबसे हानिकारक पदार्थ होता कौन सा है? अमोनिया, जो सबसे ज्यादा विषैला होता है। इसके बाद में दूसरा यूरिया, और इसके बाद में यूरिक अम्ल। तीनों के तीनों बनते हैं, लेकिन लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों किसमें? यूरिया। मतलब कहने की बात यह है कि मनुष्य शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ होता कौन सा है? उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है। इसलिए मनुष्य को यूरियोटेलिक कहा जाता है। और ये यूरिया बनती कहां पर? आपके लीवर के अंदर बनती है। आगे बात समझ। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, क्रैब हैंसलेट साइकिल। और इस यूरिया बनने की प्रोसेस को कहा जाता है अमोनीकरण। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? अमोनीकरण। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना? अब इसके बाद में देखो, जब आपका लीवर कट जाता है ना, मान लीजिए कि किसी भी कारण से आपका लीवर कट गया, आगे बात समझ, या कोई शराबी व्यक्ति, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली, तो उसका 10-20% मान लीजिए लीवर डैमेज हो गया है, तो सबसे ज्यादा लीवर के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मतलब जो भाग कटा है उसका निर्माण हाथों हाथ लीवर के अंदर हो जाता है। हाईली रीजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है लीवर की सेल के अंदर। आगे बात समझे। अब इसके बाद में कुछ मात्रा में, जैसे आपके शरीर का, मैंने आपको बताया था, शरीर का ब्लड बैंक या आरबीसी का बुच्चड़ खाना किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लिया को कहा जाता है। लेकिन सबसे कुछ मात्रा में जो आरबीसी है ना, वो कहां पर जाकर नष्ट होती है? आपके लीवर के अंदर भी होती है। और जब लीवर के अंदर आरबीसी नष्ट होती है ना, तो दो वर्णक बनते हैं। एक तो कौन सा? बिलीरुबिन, याद रखना, बिलीरुबिन। और दूसरा कौन सा? बिलीवर्डिन। ठीक है ना? बिलीरुबिन और दूसरा कौन सा? बिलीवर्डिन। ये दो वर्णक, दो पिगमेंट बनते हैं। आगे बात सुनिए। और जब इनकी मात्रा बढ़ जाए शरीर के अंदर, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे इनका जमाव होने लग जाता है शरीर के अंदर, डिकम्पोजिशन। और इस रोग को क्या कहा जाता है? पीलिया या जोंडिस कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई? आगे देखो, इसके बाद में विटामिन का अवशोषण होता है। विटामिन में आपको आगे पढ़ाऊंगा। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में विलय, दूसरे वसा में विलय। जल में विलय जो विटामिन है ना, जल में विलय वो अपने शरीर के अंदर संचित नहीं होते। ठीक है? और वसा में विलय विटामिन अपने शरीर के अंदर संचित होते हैं, जैसे ए, डी, ई और के हो गया। ठीक है? अब इसके बाद में भोज्य पदार्थों का संचय, जैसे अपने शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूकोज। ठीक है ना? वो ग्लूकोज है, वो अपने शरीर के अंदर किस में बदल जाती है? ग्लाइकोजन में बदल जाती है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, मान लीजिए बहुत ज्यादा खाना खा लिया, खाने का शरीर में कोई काम नहीं है, तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है? ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होती है? लीवर के अंदर। ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट होना? ग्लाइकोजन में। आगे बात सुनिए। और जब अपने शरीर को जैसे मान लीजिए कि थे वर्क करो, सीधी सी बात आई। आगे बात सुनिए। जब आप वर्क करते हो, तो वर्क करते हो तो उस टाइम आपके शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। और एनर्जी आपके शरीर में होती नहीं, क्योंकि आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो आपके शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ा है ना, वो वापस बदल जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। और कौन सी प्रक्रिया के थ्रू? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखना। आगे क्या बात सुनिए। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज के अंदर बदलना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये दोनों क्रिया होती कहां पर? आपके लीवर के अंदर। अब इसके बाद में लीवर के अंदर है कि लीवर का दूसरा नाम होता है हिपैटिक ऑर्गन। याद रखना। ठीक है ना? क्या नाम होता है? हिपैटिक ऑर्गन। अब इसके बाद में लीवर की स्टडी, लीवर का जब आप अध्ययन करते हो, जैसे मैं अभी लीवर का आपको अध्ययन करा रहा हूं, तो इसको कहा जाता है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। याद रखना। एक तो होती है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त का अध्ययन, और हिपैटोलॉजी मतलब लीवर का अध्ययन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना? अब इसके बाद में विटामिन का अवशोषण होता है। ठीक है? अब इसके बाद में और देखो कि लीवर के अंदर पितरस का संचय होता है, जो वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। ये जो दोनों लोब है ना, बायां लोब और दायां लोब, ये जो एक छोटा सा उत्तक आपको दिखाई दे रहा है, जिससे ये जुड़े हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहा जाता है फैल्सीफोरम लिगामेंट। ठीक है ना? कौन सा लिगामेंट है? फैल्सीफोरम लिगामेंट। और एक बात ये याद रखना कि ये छोटे आंत के जिस भाग से जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका डिड्यूनम कहा जाता है। आगे बात समझे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखो कि पितरस का संचय कहां पर होता है? लीवर के अंदर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। हिपैटिक ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर। विटामिन का अवशोषण कहां पर होता है? लीवर के अंदर। और इसके बाद में भोज्य पदार्थों का संचय कहां पर होता है? लीवर के अंदर। ग्लूकोज कहां पर स्टोर होती है? लीवर के अंदर। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। और इसके बाद में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर बदलना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके बाद में लीवर के अंदर जब आरबीसी टूटती है, तो वर्णक कौन से बनते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर बहुत ज्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाए, तो रोग कौन सा?
पी लिया। अब इसके बाद में शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन की क्षमता किसमें, लीवर के अंदर, और इसके बाद में लीवर के अंदर यूरिया बनती है वी अमोनिकरण के थ्रू, और वी अमोनिकरण के थ्रू बनती है। तो मनुष्य एक प्रकार का कैसा प्राणी है, यूरियोटेलिक, क्योंकि मनुष्य मूत्र और मल के रूप में क्या बाहर निकालता है, यूरिया बाहर निकालता है। इतनी बात समझ आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन और याद रखना कि लीवर के अंदर एक सेल होती है और उस सेल को कहा जाता है कुप्फर कोशिका, ठीक है ना, कुप्फर सेल। और ये कुप्फर सेल है, ये बक्षाणु प्रकृति की होती है, ठीक है ना, बक्षाणु का प्रकृति की होती है, बक्षाणु प्रकृति की। और इनको हिपैटिक सेल भी कहा जाता है। बक्षाणु प्रकृति या फैगोसाइटिक नेचर की होने के कारण ये लीवर की सफाई करती है भैया। आगे बात समझे, जो भी मृत कोशिका होती है, जो भी ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर होता है, उसका ये क्या करती है, भक्षण करती है। आगे बात समझे, तो लीवर का टॉपिक आपका लगभग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। आगे देखो इसके बाद में है अग्नाशय, ठीक है, पैंक्रियाज किसे कहा जाता है। इस प्रकार से अपने ने लीवर पढ़ लिया पूरा का पूरा। आशा करता हूं आपकी समझ आ गया होगा। यहां पर शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि जुड़ी होती है, और वो भी कौन से भाग में, डुडिनम भाग में, और इसको क्या कहा जाता है, अग्नाशय। देखो ध्यान से, सबसे पहले अग्नाशय का आकार कैसा, अग्नाशय का आकार होता है पत्ती के जैसा, ठीक है ना, पत्ती के जैसा। और इसके बाद में अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड। और इसको मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन भी निकालती है, और इसके बाद में ये क्या निकालती है, एंजाइम भी निकालती है। आगे बात समझे, यहां पर अपने को केवल क्या पढ़ने हैं, इसके एंजाइम पढ़ने हैं। अब इसके बाद में देखो, इससे एक रस बनता है, और उस रस का नाम क्या है, अग्नाशयी रस, ठीक है, अग्नाशयी रस। और इसके बाद में अग्नाशयी रस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस कहने का रीजन ये है कि आपके शरीर के अंदर 3 एंजाइम, एक तो कौन सा, टाइलिन, टाइलिन का ही दूसरा नाम है एमाइलेज। और एमाइलेज किसका पाचन करता है, किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। आगे बात समझे। और इसके बाद में दूसरा एंजाइम पेप्सिन, या इसी का दूसरा नाम है ट्रिप्सिन, किसका पाचन, ये पाचन करता है भैया प्रोटीन का, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा एंजाइम है लाइपेज, और लाइपेज किसका पाचन करता है, ये पाचन करता है वसा का। आगे बात समझे, यही तीनों चीजें आप खाते हो, चाहे कुछ भी खाओ आप, या तो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, या प्रोटीन खाते हो, या क्या खाते हो, वसा खाते हो। आगे बात समझे। अब देखो इसके बाद में 2 हार्मोन बनते हैं, हार्मोन 2 याद रखना। अग्नाशय के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो अल्फा, दूसरी बीटा, एक और गामा भी होती है, या इसको डेल्टा भी कहा जाता है। आगे बात समझे, अल्फा से बनता है ग्लूकागोन, ठीक है ना, ग्लूकागोन। और इसके बाद में बीटा से क्या बनता है, इंसुलिन बनता है, इंसुलिन। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है सोमैटोस्टेनिन, ठीक है ना, सोमैटोस्टेनिन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि एक तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, पत्ती के जैसा आकार होता है, हार्मोन और एंजाइम बनाती है, तो मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशयी रस बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके अंदर एंजाइम, तीनों की तीनों एंजाइम बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का क्या करता है, पाचन। इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा कोशिका, किसका स्त्रावण करती है, ग्लूकागोन का। दूसरी कोशिका कौन सी, बीटा, किसका स्त्रावण करती है, इंसुलिन का। तीसरी कोशिका कौन सी, गामा, किसका स्त्रावण करती है, सोमैटोस्टेनिन का। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में, अब क्वेश्चन जैसे देखो कि अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन ज्यादा बढ़ने लग जाए तो ग्लूकागोन, ग्लूका का मतलब होता है ग्लूकोज। आगे बात समझे, तो ग्लूकागोन अगर ज्यादा बढ़ा, देखो ध्यान से, मैं यहां पर कंडीशन लिख देता हूं, ग्लूकागोन बढ़ गया, ग्लूकागोन बढ़ गया, मतलब आपके रक्त में, ठीक है ना, रक्त में किसका स्तर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का जब स्तर बढ़ जाएगा तो आपके शरीर के अंदर किसका स्तर कम हो जाएगा, इंसुलिन का। इंसुलिन का स्तर क्या हो जाएगा, कम। और इंसुलिन का अगर स्तर कम हो गया तो मूत्र के द्वारा ये जो ग्लूकोज है ना, ये क्या आने लग जाती है, बाहर आने लग जाती है। इस रोग को क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलाइटस, या मधुमेह, या शुगर। आगे बात समझे, ठीक है। तो आप कभी भी शुगर के मरीजों को देखना, उसके जो भी टैबलेट होती है, जो भी उसका इंजेक्शन होता है, उसके शरीर के ऊपर क्या लिखा होता है, इंसुलिन लिखा होता है। आगे बात समझे, रीजन इसका ये है कि शरीर के अंदर ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ गई, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया, और ग्लूकोज जो है ना वो मूत्र के साथ में क्या आ रही है, लगातार बाहर आ रही है, और लगातार बाहर आ रही है तो इंसुलिन का स्तर कम होने के कारण उसको बाहर से आर्टिफिशियल रूप से क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, जो टैबलेट या इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है, जिसका निर्माण अपने की बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच ने किया है, बायोटेक्नोलॉजी ने। इतनी बात आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद में अपने एक और डायग्राम वो दोबारा बना लेते हैं। देखो ध्यान से, इस प्रकार से अपना क्या होता है,
स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक के नीचे अपनी क्या जुड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में या बड़ी आंत के साथ में यहां पर जुड़ा होता है क्या, रेक्टम या मलाशय, और इसके बाद में गुर्दा। देखो ध्यान से, इस प्रकार से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर फैल जाती है किसके अंदर की ओर, बड़ी आंत के अंदर की ओर, इस प्रकार से फैलकर यहां पर खुल जाती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। यहां पर जुड़ा होता है शरीर की मिश्रित ग्रंथि, जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी। यहां पर जुड़ी होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम क्या होता है, लीवर, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, लीवर, और ये आपका क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के बाद में ये है आपका अग्नाशय, और अग्नाशय किसके नीचे होता है भैया, अमाशय के नीचे होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये दोनों अंग जो यहाँ पर जुड़े हैं, इसको कौन सी आंत कहा जाता है, छोटी आंत। और छोटी आंत का कौन सा भाग है, ये ड्यूडिनम, ठीक है ना। कौन सा भाग है, ड्यूडिनम। और इसके बाद में ये कौन सा भाग है, जेजुनम। और जेजुनम के बाद में ये कौन सा भाग है, इलियम। और इसके बाद में ये कौन सा भाग, ये तो हो गया। अब इसके बाद में आगे देखो, इसका ये जो भाग है ना, जिससे इलियम जुड़ा है, इसको कोलन कहा जाता है। कोलन के बाद में इसका ये जो भाग है, जहां पर उभार पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है, सिक्कम। और सिक्कम के बाद में रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनस। ये होता है अपना पाचन तंत्र। आगे बात समझे, देखो ध्यान से। लीवर अपने ने पढ़ लिया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पित्रस का निर्माण, विटामिनों का अवशोषण या संचय, ग्लूकोज का अवशोषण, औषधियों का अवशोषण, यूरिया का निर्माण, पुनरुद्भवन की क्षमता। इसके बाद में शरीर की मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय, पूर्ण पाचक रस भी इसी से बनता है, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत का ये भाग हो गया ड्यूडिनम। आगे बात समझ। अब भोजन जो है ना, वो ड्यूडिनम को पार करके कहां पर आ जाएगा, आपके जेजुनम में आ जाएगा। इस प्रकार से जेजुनम में जब आएगा ना, तो जेजुनम में आने के बाद में जेजुनम भाग होता है इस प्रकार से, और जेजुनम के अंदर इस प्रकार से छोटे 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 क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। आगे बात समझे। तो सीलिया के द्वारा यहां पर जो अब इस आंत में ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों के अंदर एक गति होती है। और कौन सी गति, कर्माकुंचन गति। और कर्माकुंचन गति को कहा जाता है पैरास्टाइलिस मूवमेंट, ठीक है ना, पैरास्टाइलिस मूवमेंट। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से इस आंत के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सकुचन, ठीक है ना। सकुचन होगा तो भोजन को मथा जाएगा, मथा जाएगा, तो जो भोजन यहां से थोड़ा बहुत जो ठोस पार्ट बचा था, वो और ज्यादा द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था में आने के बाद में यहां पर इस छोटी आंत के अंदर, इस जेजुनम पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा एक तो भोजन का क्या होगा, अवशोषण, और दूसरा जो भोजन का बचा हुआ है वो क्या होगा, पाचन। आगे बात समझे। इस छोटी आंत के अंदर एंजाइम बनते हैं माल्टेज, ठीक है, सुक्रेज। इसके बाद में एंजाइम बनते हैं फ्रक्टेज, ठीक है, फ्रक्टेज। इसके बाद में तीन एंजाइम वो जो अभी पढ़े थे, पेप्सिन, पेप्सिन के बाद में ट्रिप्सिन, इसी का दूसरा नाम है ट्रिप्सिन। अब इसके बाद में तीसरा बनता है टाइलिन या एमाइलेज, और इसके बाद में कौन सा, लाइटेज। सुन लीजिए बात मेरी, कान खोलकर सुन लीजिए। माल्टेज किसका पाचन, माल्टोज का। सुक्रेज किसका पाचन, सुक्रोज का। फ्रक्टेज किसका पाचन, फ्रक्टोज का। पेप्सिन किसका पाचन, प्रोटीन का। टाइलिन किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका पाचन, वसा का। आगे बात समझिए। अब इसके बाद में देखो, जब इन सभी का पाचन हो जाएगा तो आंत के अंदर इस प्रकार से छोटे 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 क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है। इन विलाई के द्वारा भोजन का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण। कुछ अवशोषण सक्रिय क्रिया विधि से होता है, कुछ का अवशोषण कैसे होता है, निष्क्रिय विधि से होता है। आगे बात समझिए। और भोजन का पूर्ण अवशोषण होने के बाद में भोजन को किस में डाल दिया जाएगा, इसे बड़ी आंत में। बड़ी आंत का ये जो अंग है ना, इसे कहा जाता है कौन सा, वर्मी फोरम अपेंडिक्स, ठीक है ना, वर्मी फोरम अपेंडिक्स या कर्मी रूपी परिशिशिका। और इस वर्मी फोरम अपेंडिक्स का काम पहले तो ये था कि किसका पाचन करता था, स्टार्च का। आज अपने ने स्टार्च खाना बंद कर दिया, फास्ट फूड पर ज्यादा फोकस है। आगे बात में तो ये अपने अंदर क्या हो गया है, अवशेषी अंग। लेकिन कुछ जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसके अंदर आज भी परिपक्व अवस्था में पाया जाता है। अपने अंदर ये WBC का निर्माण करता है। कई बार इसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है, जिसके कारण इसका ऑपरेशन करके इसको काट कर क्या निकाल दिया जाता है शरीर से बाहर। आगे बात में अब देखो, जब भोजन बड़ी आंत के अंदर आ जाएगा तो बड़ी आंत के अंदर दो चीजें याद रखना। बड़ी आंत के अंदर एक तो जल और दूसरा कौन सा, औषधि। इसका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, 90% जल और इसके बाद में औषधि। इसका अवशोषण करने के बाद में भोजन किस में डाल दिया जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम में एन से क्या निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ये होता है आपका पाचन। आगे बात समझे। क्वेश्चन सुन लीजिए दोबारा ढंग से, पूरी ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए। अपने में जो पढ़े हैं कि भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके बाद में अपने ने मुख गुहा पढ़ ली, ग्रसनी पढ़ ली, ग्रसिका पढ़ लिया, अमाशय पढ़ लिया पूरा का पूरा, लीवर पढ़ लिया,
अग्नाशय पढ़ लिया, छोटी आंत अपने ने पढ़ ली, बड़ी आंत अपने ने पढ़ ली, और इसके बाद में अपने ने रेक्टम और एनस। ठीक है, देखो ध्यान से, कौन सा कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? टाइलिन और एमाइलेज। कौन सा एंजाइम माल्टोज का पाचन करता है? माल्टेज। कौन सा एंजाइम सुक्रोज का पाचन करता है? सुक्रेज। और कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज का पाचन करता है? फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसके बाद में कौन से अंग के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? लीवर। कौन से अंग के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है? छोटी आंत। कौन से अंग के अंदर सर्वाधिक अवशोषण होता है? छोटी आंत। दुडिनम के साथ में कौन कौन से दो भाग जुड़े होते हैं? एक लीवर और दूसरा अग्नाशय। पत्ती के जैसा आकार किसका? अग्नाशय का। शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय। इसके बाद में कौन सी ग्रंथि से डायबिटीज मेलाइटस या शुगर होती है? अग्नाशय। ठीक है, इसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इसके बाद में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक किससे बनती है? लीवर। पीलिया रोग किससे होता है? लीवर। ऐसी कौन सी ग्रसनी जिसमें श्वसन की क्रिया चलती है? नासागुह्य ग्रसनी। ऐसी कौन सी ग्रसनी जिसमें भोजन का पाचन होता है? मुखगुह्य ग्रसनी। ऐसी कौन सी ग्रसनी जो बोलने में हेल्प करती है? सवर यंत्र ग्रसनी। इसके बाद में शरीर का जंक्शन किसे कहा जाता है? ग्रसनी को। इसके बाद में अपने जो दांत होते हैं उनकी मुख्य विशेषता गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। इसके बाद में एचिल एसिड कहां पर बनता है? अमाशय में। इसके बाद में छोटे बच्चों के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम जो केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है, या दूध को दही में? तो रेनिन एंजाइम। ठीक है, इसके बाद में पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशयी रस। इस प्रकार से आपका पाचन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक और टॉपिक पाचन तंत्र है वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं क्लास ढंग से लगाइए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए।